तो गाइस कैसे हैं सभी लोग। एंड देखो, जो परमार सर की जो हमारी PYQ सीरीज़ चल रही है पार्ट सिक्स हमारा चल रहा है पॉलिटी का। तो वो कैसा चल रहा है, वो चल रहा है सब्जेक्ट वाइज, यानी कि पहले पॉलिटी होगा, उसके बाद अदर सब्जेक्ट को लेंगे। तो ऐसे धीरे धीरे करके इस बार वो एक नया इनिशिएटिव ये है कि वो सब्जेक्ट वाइज करवा रहे हैं, ना कि मिक्स। तो इससे क्या है, जो पैटर्न पकड़ लेगा हमारा ब्रेन। तो उसकी जो इंग्लिश मीडियम में तो उनकी वो पढ़ाते ही हैं, उसकी जो हिंदी PDF है, उसकी जो हिंदी मीडियम है, उसको मैं क्या करूँगा, एक्सप्लेन करूँगा प्रॉपर तरीके से। जितने भी हिंदी मीडियम वाले हैं उनके लिए एक रिवीजन हो जाएगा, एंड जो इंग्लिश मीडियम वाले हैं उनके लिए रिवीजन, एंड जो हिंदी मीडियम वाले अगर उन्होंने नहीं भी पढ़ा होगा तो वो पढ़ लेंगे। हाँ, आप अगर परमार सर की वीडियोस देख रहे हो तो आपके लिए एक रिवीजन की तरह काम करेगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। पहला तो हमको देखो क्या है कि क्या दे रखा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। हमको क्या करना है, विचार करना है कथनों पर। तो देखेंगे कौन कौन से हैं। तो हम पहले क्वेश्चन पढ़ेंगे, उसके बाद आंसर देने की कोशिश करेंगे, उसके बाद इसका एक्सप्लेनेशन वगैरह देखेंगे। तो देखो, अनुच्छेद 130A उच्च न्यायालय को केंद्रीय कानूनों की वैधता पर निर्णय लेने का विशेष अधिकार देता है। ठीक है, तो क्या पूछा है, क्या है कि 131A उच्च न्यायालय को केंद्रीय कानूनों की वैधता पर निर्णय लेने का अधिकार देता है, और सेकेंड है इसे 43वें संविधान संशोधन द्वारा निरस्त कर दिया गया। तो इनमें से कौन सा सही है हमको ये बताना है। तो आंसर क्या आएगा इसका, तो आंसर आएगा इसका केवल 2, यानी कि ओनली 2 सही है। मतलब कि सिर्फ यही सही है कि जो न्यायालय के केंद्रीय कानूनों की वैधता को निर्णय लेने का अधिकार, विशेष अधिकार देता है, वो 43 के संशोधन द्वारा निरस्त कर दिया गया। तो हम देखते हैं किस किस में क्या क्या है, पूरा इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। तो अनुच्छेद 131 में है क्या। तो देखो 131 के अंदर है, सर्वोच्च न्यायालय को केंद्र और राज्यों के बीच या विभिन्न राज्यों के बीच के विवादों को सीधे सुनने का मूल अधिकार क्षेत्र प्रदान करता है। किसको, जो सर्वोच्च न्यायालय है, सर्वोच्च न्यायालय को केंद्र और राज्यों के बीच केंद्र या राज्यों के बीच, विभिन्न राज्यों के बीच विवादों को सीधे सुनने का मूल अधिकार क्षेत्र प्रदान करता है। कौन प्रदान करता है, सर्वोच्च न्यायालय को। ये जो अनुच्छेद है 131 ये, ठीक है। और क्या मामला नहीं देखता है, तो संविधान के पूर्व मामले ये नहीं देखेगा, और दो राज्यों के बीच अगर जल विवाद का मामला होगा वो क्या नहीं देखेगा, कौन, सर्वोच्च न्यायालय। ठीक है, ये दोनों नहीं देखेगा। और देखेगा क्या क्या, राज्यों के बीच, विभिन्न राज्यों के बीच विवादों के सीधे सुनने का मूल अधिकार क्षेत्र प्रदान करता है इन दोनों के अलावा। तो 131 ये देता है इसको कानूनी अधिकार। फिर आ जाता है 131A जो इसमें पूछा गया है। तो देखो 131A के अंदर क्या है कि 42वें संविधान संशोधन जो जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है, कौन सा, 42 1976। देखो एक 44 था, वो उसकी डेट क्या है, 2 साल बाद, 1978 है। तो याद रखेंगे। तो 42 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट संविधान संशोधन 1976 द्वारा प्रस्तुत किया गया, कौन सा, 131A। केंद्रीय कानूनों की वैधता निर्धारित करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय को विशेष अधिकार प्रदान करता है, कौन सा, 131A। किसके लिए, केंद्रीय कानूनों की वैधता निर्धारित करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय को विशेष अधिकार प्रदान करता है। 43 है, ये संविधान संशोधन क्या है, 1977 द्वारा निरस्त कर दिया गया। 43 संविधान संशोधन 1977 में हुआ, निरस्त कर दिया गया, कौन सा, 131। समझिए कौन सा निरस्त कर दिया गया, केंद्रीय कानूनों की वैधता निर्धारित करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय को विशेष अधिकार प्रदान है, उसको क्या कर दिया गया, निरस्त कर दिया गया, 43 संविधान संशोधन 1977 द्वारा। ठीक है, फिर देखो भाग 5 के अध्याय 4 में क्या लिख रखा है, सर्वोच्च न्यायालय दे रखा है। सर्वोच्च न्यायालय कहाँ से कहाँ तक है, 124 से 147 तक। कहाँ से कहाँ तक, 124 से 147 तक क्या है, भाग 5 का अध्याय 4 सर्वोच्च न्यायालय। भाग 6 से उच्च न्यायालय है। भाग 6 में उच्च न्यायालय कहाँ से कहाँ तक है, अनुच्छेद 214 से 231 तक। कहाँ उच्च न्यायालय कहाँ से कहाँ तक है, अनुच्छेद 214 से 231 तक है हमारा उच्च न्यायालय। ठीक है, फिर न्यायिक समीक्षा। देखो न्यायिक समीक्षा किस में दे रखी है, 137 है जो अनुच्छेद, उसमें लिख रखा है निर्णयों की समीक्षा, यानी कि किससे ली गई है, अमेरिका के संविधान से। अमेरिका के संविधान से क्या क्या लिया गया है। तो देखो एकल नागरिकता नहीं, देखो USA के संविधान से लिया गया है, सॉरी गाइस कहाँ तक हुआ था, शायद USA तक बता दिया था। तो USA से क्या लिया गया है, एकीकृत न्यायपालिका ली गई है, और क्या लिया गया है, न्यायिक समीक्षा, और क्या लिया गया है, और लिया गया है कि न्यायपालिका की
अवधारणा ली गई है, कहाँ से, यूएसए से। ठीक है, तो देखेंगे कि केंद्रीय कानूनों की समीक्षा उच्च न्यायालय भी कर सकते हैं, भारतीय संविधान की अनूठी विशेषता है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग कि क्या है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो देखो इसमें लिख रखा है, पहला है कि अनुच्छेद 263 संसद को अंतर्राज्यीय परिषद स्थापित करने का अधिकार देता है। क्या ये सही है? क्या ये सही है? क्या नहीं सही है, क्योंकि अनुच्छेद 263 है वो राष्ट्रपति को अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना करने की शक्ति देता है, ना कि स्थापित करने का अधिकार संसद को देता है। ठीक है, तो किसको है ये अधिकार? संसद को नहीं है, राष्ट्रपति को है। ठीक है, सेकंड है कि परिषद अंतर्राज्यीय विवादों की जांच करती है। बिल्कुल सही है, ये बिल्कुल सही है। फिर नेक्स्ट है, इसकी संरचना में प्रधानमंत्री और केंद्रीय मंत्री शामिल होते हैं, उच्च कैबिनेट मंत्री शामिल होते हैं, जो क्या करते हैं, जो कैसे होते हैं, उच्च कैबिनेट मंत्री होते हैं, वो शामिल होते हैं इसमें। ठीक है, तो इसमें देखेंगे 2 और 3 हमारा सही हो जाएगा। तो देखो अनुच्छेद 263 के अंदर क्या क्या है वो देखते हैं हम पहले। तो अनुच्छेद 263 के अंदर है राष्ट्रपति को अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना करने की शक्ति मिलती है। ठीक है, किसके तहत? सरकारी आयोग 1983 की सिफारिश पर गठन किया गया था इसका। फिर आ जाते हैं अंतर्राज्यीय परिषद एक संवैधानिक निकाय है। ठीक है, संवैधानिक निकाय केंद्र राज्य और राज्यों के बीच के विवादों की जांच करता है, सामान्य हित के विषयों पर चर्चा करता है, समन्वय पर सहयोग बढ़ाने के लिए सिफारिशें करती है, जिसका उद्देश्य देश में सहकारी संवाद को मजबूत करना है। सहकारी संवाद मतलब राज्य और केंद्र के बीच का संबंध सही करना, यानी संघवाद को मजबूत करना, सहकारी संघवाद को। ठीक है, पहला कब आया था? 1990 में। विवादों की जांच तो कर सकती है लेकिन बाध्यकारी निर्णय नहीं दे सकती। कौन? अंतर्राज्यीय परिषद। ऐसा सर्वोच्च न्यायालय ने क्या करा था? डिसीजन दिया था ये। ठीक है, फिर आ जाते हैं इसका अध्यक्ष कौन होता है? इसका अध्यक्ष सीधा प्रधानमंत्री होता है। संघीय सदस्य के केंद्रीय मंत्रिपरिषद के 6 कैबिनेट मंत्री होते हैं। कितने होते हैं? 6। और प्रधानमंत्री द्वारा क्या होते हैं? मनोनीत होते हैं। राज्य सदस्य कितने होते हैं? विधानसभाओं वाले सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री एंड विधानसभाओं के बिना केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासक होते हैं। वो कौन होते हैं? इसके क्या होते हैं? सदस्य होते हैं। कौन कौन से? विधानसभा वाली के तो क्या होते हैं? मुख्यमंत्री। और जो विधानसभाओं के बिना वाली में शासित प्रशासक होते हैं, कौन कौन से? दिल्ली, पुडुचेरी, जम्मू कश्मीर और इन सब के विधानसभाओं के। ठीक है, विधानसभाओं के, विधान परिषद में विधानसभाओं के। फिर मुख्य सिफारिश है। देखो तो क्या है कि 356 के अंदर क्या लिख रखा है? राष्ट्रपति शासन। देखो 356 के अंदर है राष्ट्रपति शासन, 352 के अंदर है राष्ट्रीय आपातकाल। कितनी बार लगाया गया? 2 बार। एक बार 1961 भारत पाकिस्तान युद्ध 62, और एक बार 1975 71 to 75 के बीच में शायद, या उसके बाद 75 के समथिंग इंदिरा गांधी जी ने लगाया था। कब लगाया था? किस रीज़न से लगाया था? आंतरिक अशांति, आंतरिक अशांति। इसको फिर क्या हुआ? जो 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ था उसके तहत क्या कर दिया गया? सशस्त्र विद्रोह, जिससे कि क्या ना हो, इसका दुरुपयोग ना किया जा सके। ठीक है, इसलिए इसको सशस्त्र विद्रोह कर दिया। फिर 56 में क्या है? 56 में हमारा राष्ट्रपति शासन कितनी बार लगाया गया है? लग तो काफ़ी बार गया, पर सबसे पहले 1951 में पंजाब के अंदर लगा था। सबसे पहले सबसे ज़्यादा लगा है मणिपुर में 11 बार, 10 बार यूपी में लग चुका है। ये चीज़ याद रखेंगे हम लोग। ठीक है, और देखेंगे कि जो हमारा वो है क्या, जो हमारा ये है राष्ट्रपति शासन के बाद 360 वित्तीय आपातकाल। और इसमें क्या होता है? इसमें अभी तक एक बार भी नहीं लगा वित्तीय आपातकाल। ठीक है, इसमें क्या करता है कि जो केंद्र होता है वो है ना, केंद्र है जो क्या करेगा, उसके पास आ जाते हैं सारे डिसीजंस सारे। वो क्या करता है, किसी राज्य में या केंद्र में किसी भी जो उनके जो अधिकारी हैं, जितने भी उनके ब्यूरोक्रेट्स हैं, उनकी सैलरी को घटा बढ़ा सकता है वित्तीय आपातकाल के दौरान। तो ये उसके क्या रहते हैं? राइट्स रहते हैं संसद के। ठीक है, तो पार्लियामेंट कुछ ये काम कर सकती है उसमें। ठीक है, तो 356 जब इसका उपयोग केवल अंतिम उपाय के रूप में संवैधानिक विफलता के चरम मामलों में ही किया जाना चाहिए, भीमराव अम्बेडकर ने कहा था। BR अम्बेडकर ने ये बात कही थी कि अंतिम उपाय के रूप में। इसमें आता है SR बम्बई मामला आया था, जो राष्ट्रपति शासन के दुरुपयोग रोकने की सिफारिश करता है। तो इसके लिए फिर राष्ट्रपति शासन का निर्णय क्या हो गया? न्यायिक समीक्षा के अंतर्गत आ गया। ठीक है, तो ये मामले के तहत फिर आ जाता है राज्यपाल की नियुक्ति और भूमिका। तो राज्यपाल राज्य के बाहर का कोई प्रतिष्ठित व्यक्ति होना चाहिए जो राजनीति में सक्रिय न हो, और राज्य के मुख्यमंत्री से परामर्श करके नियुक्त किया जाना चाहिए। 5 वर्ष इसका क्या होता है? कार्यकाल होता है। ठीक है, फिर आ जाते हैं हम लोग अंतर्राज्यीय परिषद। तो अंतर्राज्यीय परिषद क्या होती है? अनुच्छेद 263 के तहत एक स्थायी परिषद की स्थापना की गई, जिसे बाद में 1990 में गठित किया गया, जो केवल एक सलाहकार निकाय के बजाय संवाद के लिए एक मंच के रूप में कार्य करती है। ठीक है, किया गया था गठन सलाहकार के लिए, अब हो गई एक मंच के रूप में कार्य कर रही है। ठीक है,
फिर आ जाते हैं राजकोषीय संवाद। तो राजकोषीय संघवाद क्या होता है? केंद्र पर निर्भरता कम करने के लिए राज्यों को अधिक वित्तीय संसाधन और स्वायत्ता यानी ऑटोनॉमी, ठीक है, ऑटोनॉमी यानी खुद का मतलब एक वर्चस्व प्रदान करना है राजकोषीय संघवाद। इसमें निगम कर के शुद्ध आय को राज्यों के साथ साझा करने की सिफारिश की गई, ठीक है। फिर आ जाते हैं प्रशासनिक विधायी संबंध। तो देखो प्रशासनिक विधायी संबंध क्या? प्रशासनिक विधायी संबंध है राष्ट्रीय एकता के लिए एक मजबूत केंद्र का समर्थन किया, लेकिन अत्यधिक केंद्रीकरण के खिलाफ चेतावनी दी। समवर्ती सूची पर कानून बनाने समय केंद्र को राज्य से परामर्श करना चाहिए। प्रशासनिक विधायी संबंध में राष्ट्रीय एकता के लिए केंद्र एक मजबूत केंद्र का समर्थन किया, लेकिन अत्यधिक केंद्रीकरण के खिलाफ चेतावनी दी। किसने? प्रशासनिक विधायी संबंध ने। समवर्ती सूची पर जो भी कानून बनाते समय केंद्र को राज्यों से परामर्श लेना चाहिए समवर्ती सूची में, ठीक है। अखिल भारतीय सेवाएं IAS IPS यानी कि इनमें केंद्र और राज्यों के बीच बेहतर समन्वय के लिए इन्हें मजबूत किया जाना चाहिए, ठीक है। फिर आ जाते हैं, एक था पुंछी आयोग 2007 में आया था, राजमन्नार आयोग 1969 तमिलनाडु सरकार का। फिर आ जाते हैं क्षेत्रीय परिषदें। तो देखो क्षेत्रीय परिषद में वैधानिक निकाय राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 में आया था। पहला राज्य कौन सा बना था? आंध्र प्रदेश। कब? 1 नवंबर 1956 को, ठीक है, याद रखेंगे ये चीज़ भी। तो क्षेत्रीय परिषद है, देखो एक होती है उत्तरी में कौन सी है? हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, राजस्थान, दिल्ली और चंडीगढ़, ये सब उत्तरी में। मध्य में कौन सी है? जम्मू कश्मीर उत्तरी में। मध्य में छत्तीसगढ़, MP, UP, उत्तराखंड। फिर पूर्व में कौन सी है? बिहार, झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, सिक्किम। पश्चिम में है गोवा, गुजरात, महाराष्ट्र, दादर नागर हवेली, दमन दीव। दक्षिण में कौन सी है? आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, पुदुचेरी। और पूर्वोत्तर में कौन सी है? 1971 के अधिनियम से निर्मित जो भी है सारी पूर्वोत्तर में आएगी। 1971 का अधिनियम क्या था? जब प्रांत थे उस टाइम के, पूर्वी क्षेत्र थे, वो सारे प्रांत थे पूर्वोत्तर के, तो उनको क्या किया गया? स्टेट में बदला गया। तो वो अधिनियम 1971 में। और इसके अध्यक्ष क्या होते हैं? क्षेत्रीय परिषद हो गए। तो क्या होता है? गृह मंत्री जी इनके अध्यक्ष होते हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है कि नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 279A जी दे रखा है के तहत GST मतदान तंत्र को सही ढंग से लागू करता है। GST के तहत GST मतदान तंत्र को सही ढंग से लागू करता है या नहीं करता? तो ए दे रखा है GST परिषद में के पास 75% मतदान शक्ति है। दूसरा है GST परिषद का निर्णय केंद्र और एक राज्य के सहयोग से पारित किया जा सकता है। तीसरा है GST परिषद में राज्यों को सामूहिक रूप से केंद्र से दुगना मत भार है। और GST परिषद के मतदान में प्रत्येक राज्य को केंद्र के समान महत्व प्राप्त है। तो इसमें से कौन सा सही होगा? तो इसमें से सही होगा हमारा GST परिषद में राज्यों को, कौन सा सही होगा? GST परिषद में राज्यों को सामूहिक रूप से केंद्र से दुगना मत भार है। तो ये क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा हमारा, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग। तो इनमें से सही कौन सा होगा? इनमें से सही होगा अपना कौन सा? GST परिषद में राज्यों का सामूहिक रूप से केंद्र से दुगना मतभार है। क्या है? केंद्र से दुगना मतभार किसका है? राज्यों का GST परिषद में, ठीक है। तो इसका नेक्स्ट आगे देखते हैं इसका एक्सप्लेनेशन। तो देखो आर्टिकल 279A में GST परिषद के नाम से लिखा हुआ है। GST परिषद का उल्लेख किसमें? आर्टिकल 279A में, ठीक है। 2016 में गठन हुआ था। 101 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, ठीक है। तो बताएंगे 100वां अमेंडमेंट, 100वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किसके ऊपर था? 100वां था भारत बांग्लादेश सीमा हस्तांतरण। भारत बांग्लादेश सीमा हस्तांतरण, ये तो कौन सा था? 100वां, ठीक है, याद रखेंगे। और GST परिषद की संरचना देखेंगे हम लोग तो 33 सदस्य होते हैं। अध्यक्ष होता है वित्त मंत्री केंद्र से, वित्त राज्य मंत्री, सभी राज्यों के वित्त राज्य मंत्री। ये क्या होती है? संरचना होती है 33 सदस्यों की। और संविधान में निर्दिष्ट नहीं है, ठीक है। मंत्री कौन कौन से? कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री, ठीक है। ये संविधान में निर्दिष्ट नहीं है। केंद्रीय राजस्व सचिव परिषद के पदेन सचिव के रूप में कार्य करता है। जो केंद्रीय राजस्व सचिव है वो परिषद के पदेन सचिव के रूप में कार्य करता है। याद रखेंगे ये भी कि केंद्रीय, ये हमको याद रखना है कि केंद्रीय राजस्व सचिव परिषद के पदेन सचिव के रूप में कार्य करता है। फिर आ जाते हैं मतदान भार का आवंटन कैसे होता है। तो देखो केंद्र का 1/3 भार 1/3 यानी 33.33% केंद्र के पास कुल डाले गए वोटों का लगभग हिस्सा होता है, ठीक है। और भारित असमानता कैसे देखेंगे?
तो केंद्र सरकार ने 33.33% वोटों के मुकाबले अलग अलग राज्यों का समान महत्व नहीं है। ये किसका हो जाएगा? भारित समानता। मतदान का भार का आवंटन देखेंगे, इसी में निर्णय देखेंगे तो 75% या 3/4 भाग का बहुमत, और राज्य सरकारें 2/3 भाग बार। राज्य सरकारों को कितना रहता है? 2/3, और केंद्र का 33.33%। ठीक है, तो 66.67% राज्यों के पास कुल मिलाकर केंद्र का तुलना में दुगना मतदान बल है। ठीक है, और इनके पास क्या है? सिफारिश है, बाध्यकारी नहीं है। याद रखेंगे ये चीज़ भी। आर्टिकल 246A में क्या है? तो 246A में GST के संबंध में संसद व राज्य विधानमंडल दोनों को विशेष विधायी शक्तियाँ प्रदान करना। GST के संबंध में संसद एवं राज्य विधानमंडल मंडलों दोनों को विशेष विधायी शक्तियाँ प्रदान करना 246A में है। ठीक है, GST दर में 0%, 5%, 18%, उच्च 40% दर विशेष रूप से लग्जरी और सिन गुड्स पर लागू होती है। GST दरें हैं सारी। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा विधेयकों पर राष्ट्रपति व राज्यपाल की स्वीकृति के संबंध में अनुच्छेद 255 के कानूनी निहितार्थ को सही ढंग से दर्शाता है? राज्यपाल की लिखित स्वीकृति के बिना राज्य का कानून अमान्य है। वैधता के लिए सहमति का उल्लेख अनिवार्य है। यदि सहमति दे दी गई है तो पूर्व अनुशंसा को छोड़ देने के कानून अमान्य नहीं हो जाता, और विधायी पारित होने के लिए राष्ट्रपति की स्वीकृति आवश्यक है। इनमें से कौन सा सही है? कौन सा सही है? यदि सहमति दे दी गई हो तो पूर्व अनुशंसा को छोड़ देने से कानून अमान्य नहीं हो जाता। अगर सहमति मिल गई है, पूर्व अनुशंसा को छोड़ देने से भी कानून अमान्य नहीं होगा, वो कानून पारित होगा अगर पूर्व अनुशंसा ना दे, अगर सहमति है तो। ठीक है, तो देखेंगे आर्टिकल 255। तो आर्टिकल 255 के अंदर क्या है? संसद या राज्य विधानमंडलों द्वारा बनाए गए कानूनों की वैधता। संसद या राज्य विधानमंडलों द्वारा बनाए गए कानूनों की क्या है? वैधता है, अनुच्छेद 255 के अंदर। पूर्व अनुमति के बिना किए गए कार्यों की वैधता। पूर्व अनुमति के बिना किए गए कार्यों की वैधता 255 में क्या है? संसद या राज्य विधानमंडल द्वारा बनाए गए कानूनों की वैधता है, और पूर्व अनुमति के बिना किए गए कार्यों की वैधता। सामान्य रूल देखेंगे, इसका सामान्य नियम क्या है? सामान्य नियम है किसी विधेयक को राष्ट्रपति या राज्यपाल पूर्व अनुशंसा या स्वीकृति के अभाव मात्रा से अमान्य नहीं माना जाएगा विधेयक प्रस्तुत किए जाने से पहले। क्यों? क्योंकि उसकी सहमति मिल चुकी है। सुरक्षित शर्तें क्या होनी चाहिए? कब नहीं माना जाएगा? जब सुरक्षित शर्तें क्या हैं? जब अंतिम सहमति प्राप्त हो चुकी हो। परिदृश्य पहला क्या है? इसमें दो फैक्टर देखते हैं हम इसमें। कौन सा? यदि राज्यपाल की सिफारिश की आवश्यकता है तो अंततः राज्यपाल द्वारा अंतिम स्वीकृति प्रदान की गई हो। ठीक है, और यदि राष्ट्रपति को सिफारिश या स्वीकृति की आवश्यकता है अतः राष्ट्रपति द्वारा अंतिम स्वीकृति प्रदान हो तो कानून कैसा रहेगा? बरकरार रहेगा, अमान्य नहीं होगा, चाहे पूर्व अनुशंसा ना हो। लेकिन उनके पास क्या है? सहमति है। सहमति इसकी राज्यपाल की अंतिम स्वीकृति या फिर राष्ट्रपति की अंतिम स्वीकृति। ठीक है, कौन से में? आर्टिकल 255 के अंदर कौन सा है? पूर्व अनुमति के बिना किए गए कार्यों की वैधता। तो ये आर्टिकल 255 के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 देखेंगे हम लोग। तो क्वेश्चन 5 के अंदर दे रखा है, कौन सा राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान संसद को राज्य सूची के राष्ट्रीय आपातकाल, ठीक है, के दौरान किसी विषय पर कानून बनाने की अनुमति देता है? कौन सा आर्टिकल देता है? याद करेंगे कौन सा आर्टिकल देता है? तो आर्टिकल देता है हमारा 250। तो हमारा जो आर्टिकल 250 है वो क्या देता है? किसी भी राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान संसद को राज्य सूची के किसी भी विषय पर कानून बनाने की अनुमति देता है। आर्टिकल 250 या फिर अनुच्छेद 250। कैसे? देखो, अनुसूची 7 के अंदर दे रखा है हमको फेडरल प्रोविजंस, है ना। टीयर्स ऑफ वर्ल्ड पीएम से नाम से याद करेंगे। फेडरल प्रोविजंस यानी कि संघ सूची, राज्य सूची और संवर्ती सूची। संघ यानी कानून केंद्र बनाएगा, केंद्र कानून बनाएगा। राज्य सूची में राज्य बनाएगा, और केंद्र और राज्य दोनों कैसे बनाएंगे? संवर्ती सूची में। अब आ जाते हैं नीचे इनके। तो संसद राज्य सूची के विषयों पर कानून बना सकती है कैसे? अनुच्छेद 249 में क्या दे रखा है? राज्यसभा के विशेष बहुमत से प्रस्ताव पास करने पर। अगर राज्यसभा विशेष बहुमत से प्रस्ताव पास करे तो राज्य सूची के विषयों पर बना सकती है। और कितने साल तक प्रभावी रहेगा? अधिकतम 1 साल तक प्रभावी रहेगा।
अनुच्छेद 250 आपातकाल की स्थिति में 6 महीने, आपातकाल की स्थिति में 6 महीने रहेगा। अगर आपातकाल की स्थिति है, राष्ट्रीय आपातकाल है, तो संसद बना सकती है राज्यसभा कानून और 6 महीने तक प्रभावी रहेगा। और अनुच्छेद 252 में क्या है, 2 या अधिक राज्यों के लिए उनकी सहमति से, 2 या अधिक राज्यों उनकी सहमति है तो फिर संसद उनके लिए कानून बना सकती है। अनुच्छेद 253 में क्या दे रखा है, तो 253 में अंतर्राष्ट्रीय संधि या समझौते को लागू करवाने के संबंध में, अगर 253 में क्या है, अंतर्राष्ट्रीय संधि या समझौते को लागू करवाने के संबंध में। और अनुच्छेद 356 में क्या है, तो 356 में देखेंगे कि 356 में क्या है, राष्ट्रपति शासन। क्या है राष्ट्रपति शासन, और मैंने पहले भी थोड़ी देर पहले ही बताया था कि राष्ट्रपति शासन कितनी बार लग चुका है सब ज़्यादा, तो राष्ट्रपति शासन लग चुका है सबसे पहले तो 1951 में पंजाब के अंदर लगा था, और मणिपुर में 11 बार, और यूपी उत्तर प्रदेश में कितनी बार, 10 बार। तो ये चीज़ हम लोग ध्यान रखेंगे, ठीक है। फिर आ जाते हैं अनुच्छेद 256 के अंदर क्या है, अनुच्छेद 256 के अंदर है राज्यों को संसद द्वारा बनाए गए कानूनों का अनुपालन सुनिश्चित करना होगा। राज्य हैं उनको संसद द्वारा बनाए गए जो भी कानून है उनका अनुपालना यानी कि पालन करना सुनिश्चित करना होगा। अनुच्छेद 254 के अंदर क्या है, आर्टिकल 254 के अंदर है, कानूनों के बीच असंगति केंद्रीय कानून राज्य कानून पर प्रभावी होगा। मतलब कानूनों के बीच क्या होगी, असंगति होगी। जो केंद्र, असंगति ऐसी है कि केंद्र का जो कानून है वो राज्य के कानून के ऊपर क्या है, प्रभावी है। राष्ट्रपति की सहमति पर राज्य कानून प्रभावी हो सकता है। यानी कि मान लो अगर राष्ट्रपति क्या दे देता है, सहमति दे देता है, कोई राज्य ने कानून बनाया है, तब जाके वो राज्य का कानून क्या होगा, राष्ट्रपति पर वो केंद्र के कानून पर प्रभावी होगा। अनुच्छेद 352 के अंदर क्या है, आपातकाल की उद्घोषणा, राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा। 352, 56 और 60 तीन है, तीनों को याद रखना है, तीनों आपातकाल से संबंधित है। 352 में अंदर क्या है, कौन सा आपातकाल, राष्ट्रीय आपातकाल, ठीक है। फिर आ जाते हैं प्रतिकूलता का सिद्धांत। तो देखो प्रतिकूलता का क्या सिद्धांत है कि यह तब उत्पन्न होता है जब संघ और एक राज्य द्वारा समवर्ती सूची में एक ही विषय पर बनाए गए कानून असंगत या संघर्ष में होते हैं। यानी कि राज्य ने भी समवर्ती सूची पर उसी विषय पर कानून बनाया है और केंद्र ने भी समवर्ती सूची पर उसी विषय पर कानून बनाया, तो क्या होता है कि दोनों क्या है, असंगत के संघर्ष में आ गए, तो इसको बोलेंगे प्रतिकूलता का सिद्धांत, ठीक है। फिर आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट है कि 1793 के अधिनियम, कौन सा, 1793 के अधिनियम फर्स्ट स्टेटमेंट है, ने किसी भी प्रकार के कानूनी सुधार लाए बिना व्यक्तिगत शासन की परंपरा का अनुसरण किया। 1793 के अधिनियम ने किसी भी प्रकार के कानूनी सुधार लाए बिना व्यक्तिगत शासन की परंपरा का अनुसरण किया। कथन 2 है कि न्यायाधीशों को शासक के व्यक्तिगत निर्णय पर निर्भर रहने के बजाय कानूनों की व्याख्या करने का कार्य सौंपा गया था। किसको, कथन फर्स्ट में क्या है, राष्ट्रपति के अधिनियम के किसी भी प्रकार की कानून सुधार लाए गए बिना व्यक्तिगत 1793 में शासन की परंपरा का अनुसरण किया, पहला, तो ये तो क्या हो गया, गलत हो गया। दूसरा क्या है, न्यायाधीशों को शासक के व्यक्तित्व निर्णय पर निर्भर रहने के बजाय कानूनों की व्याख्या करने का सौंपा गया था। हाँ बिल्कुल सही है, जो हमारे जज है, न्यायाधीश है, उनको जो शासक है यानी कि कोई भी शासक है उसके व्यक्तिगत निर्णय पर निर्भर नहीं रहना है, उसके बजाय क्या करना है, उनकी व्याख्या, कानूनों की व्याख्या करने का जो कार्य है वो सौंपा गया था, ठीक है। तो इसमें सही कौन सा जाएगा, केवल सेकंड, ठीक है। फिर नेक्स्ट आ जाते हैं हम इसके, तो देखो अब हम देखेंगे 1793 का चार्टर एक्ट, कौन सा, चार्टर एक्ट, और लेके कौन आया था, कॉर्नवालिस कोड। इसको लॉर्ड कॉर्नवालिस के टाइम पे आया था, कॉर्नवालिस कोड भी इसको कहा जाता है। अब देखो इसमें क्या क्या था कि इसमें न्यायाधीशों की भूमिका को कानून के अनुसार निर्णय देने तक सीमित करने पर जोर दिया गया। निर्णय देने तक सीमित कर दिया किसको, न्यायाधीशों की भूमिका को, न कि शासक के व्यक्तिगत आदेश पर। शासक का व्यक्तिगत आदेश पर कोई निर्णय नहीं करेंगे, ये सिर्फ क्या करेंगे, कानून के अनुसार निर्णय करेंगे, वहीं तक ही सीमित है। राजस्व और न्यायिक कार्यों का पृथक्करण कर दिया, रेवेन्यू सर्विस अलग कर दी और न्यायिक सर्विस अलग कर दी। कंपनी ने शासन की अगले 20 वर्ष यानी 1793 से 1813 के लिए बढ़ा दिया किसका, शासन के, कंपनी का जो शासन था उसको। गवर्नर जनरल को मद्रास और बॉम्बे पर अधिकार दिया गया। जो गवर्नर जनरल था उसको किस पर, मद्रास और बॉम्बे पर क्या दे दिया, अधिकार दे दिया गया। फिर आ जाते हैं
गवर्नर जनरल को अपनी परिषद पर वीटो का अधिकार प्राप्त हो गया था उस टाइम गवर्नर जनरल को, अपनी जो असेंबली थी, परिषद थी, उसके अंदर। और कंपनी के अधिकारियों का वेतन, जो कंपनी थी उसके अधिकारियों का वेतन कहाँ से जाने लग गया? भारत के राजस्व से, भारत के रेवेन्यू से जा रहा था क्या? कंपनी के जितने भी अधिकारी थे उनका वेतन। और भारत के धन के पलायन का पहला संकेत, जो भारत का जो धन था उसको क्या पलायन कराया जा रहा था, उसका पहला संकेत मिल गया था इस टाइम पे। अब देखो चार्ल्स कॉर्नवालिस कब आए थे? 1786 में आए थे और 1793 तक क्या रहे? गवर्नर जनरल रहे। भारत में प्रशासनिक सुधारों के लिए प्रसिद्ध है। जो प्रशासनिक सुधार जितने भी हुए हैं उनके लिए प्रसिद्ध कौन है? लॉर्ड चार्ल्स कॉर्नवालिस या लॉर्ड कॉर्नवालिस। स्थायी बंदोबस्त आया था 1793 में बंगाल, बिहार और उड़ीसा में। ठीक है, याद रखेंगे ये चीज़ हम लोग। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम इलेक्ट्रॉनिक अभिलेखों को प्राथमिक साक्ष्य मानता है। जो भारतीय साक्ष्य अधिनियम है इलेक्ट्रॉनिक अभिलेखों को क्या मानता है? प्राथमिक साक्ष्य मानता है ना। अब इसका रीज़न देखेंगे या असर्शन था। धारा 6 में कहा गया कि इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख द्वितीयक होते हैं जबकि उनके साथ मुद्रित प्रमाण पत्र न हो। तो देखो इसमें क्या है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम इलेक्ट्रॉनिक अभिलेखों को प्राथमिक साक्ष्य मानता है, ये तो सही है। बट धारा 6 में क्या कहा गया है? धारा 6 में कहा गया है कि इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख द्वितीयक होते हैं जबकि उनके साथ मुद्रित प्रमाण पत्र ना हो। तो इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख द्वितीयक नहीं, प्राइमरी होते हैं, प्राथमिक। तो प्राथमिक होते हैं तो ये क्या हो जाएगा? गलत, यानी कि आर ए सत्य है और आर असत्य है। याद रखेंगे ये चीज़। आ जाते हैं ना इसके एक्सप्लेनेशन। तो देखो इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख क्या होता है? प्राथमिक साक्ष्य होता है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 में क्या लिखा गया था? तो उसमें था, एक सेकंड रुकेंगे, तो क्या है इसमें गाइज? तो इसमें क्या है? इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख। ठीक है, अब भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 के तहत क्या था कि जो भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 था उसमें वो क्या था? भारतीय साक्ष्य अधिनियम, उसको क्या किससे रिप्लेस किया गया? भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023। ठीक है, इसमें क्या था कि अदालत में जो साक्ष्य के नियम और उनकी स्वीकार्यता को निर्धारित करने वाला प्रमुख कानून था। इसको रिप्लेस करके क्या किया गया? डिजिटल साक्ष्य को मान्यता दे दी गई। तकनीकी उपयोग पर जोर दिया गया। पुराने प्रावधानों को सरलीकरण किया गया। आधुनिक और डिजिटल न्याय व्यवस्था। ठीक है, याद रखेंगे ये चीज़ों को। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्या है कि अनुच्छेद 258 के तहत राज्यों को क्या शक्ति प्रदान की गई? अनुच्छेद जो 258A है, कौन सा? 258A, उसके तहत जो राज्यों को कौन सी शक्ति है वो प्रदान की गई? तो देखो राज्यों को संघ को कार्य सौंपने के लिए राष्ट्रपति की सहमति की आवश्यकता है। ये है क्या? ये बताओ, राज्यों को संघ को कार्य सौंपने के लिए राष्ट्रपति की सहमति की आवश्यकता है, ये है। बट ये 258A के तहत है नहीं। राज्यपाल राष्ट्रपति की सहमति से संघीय कार्यों की राज्य विधानमंडलों को सौंप सकता है, ये भी नहीं है। राज्य विधानमंडल केंद्र की मंजूरी से राज्य के अधिकारियों को संघीय कार्य सौंप सकता है, ये भी नहीं है। राज्य सरकार संघ की सहमति से अपने अधिकारियों को संघ के कार्य को सौंप सकती है। कौन? ये सही है कि यानी राज्य सरकार है वो संघ की सहमति से, यानी संघ की सहमति से, संघ यानी कौन? केंद्र की सहमति से अपने अधिकारियों को संघ के कार्य सौंप सकती है। ठीक है, उनकी सहमति होनी चाहिए बट संघ की। ठीक है, तो इसमें देखो देखेंगे कि अनुच्छेद हमको किसके? अनुच्छेद 258A में देखो, ये रहा 258A। तो इसमें क्या लिख रखा है कि राज्यों को अपनी शक्ति केंद्र को सौंपने का अधिकार 7वें संविधान संशोधन 1956 द्वारा जोड़ा गया। अब देखेंगे अनुच्छेद 258 में क्या लिख रखा है फिर? केंद्र को अपनी कार्यकारी शक्तियाँ राज्य को सौंपने की शक्ति देती है। केंद्र सरकार संघ को, यानी केंद्र सरकार को अपनी कार्यकारी शक्तियाँ राज्य को सौंपने की शक्ति देता है। कौन सा? अनुच्छेद 258। केंद्र और राज्यों के बीच प्रशासनिक सहयोग को बढ़ाता है, अनुच्छेद 258। याद रखेंगे ये चीज़ भी। फिर आ जाते हैं सही कथनों पर विचार। नेक्स्ट तो क्या दे रखा है हमको? पहला कि भारत के जो सॉलिसिटर जनरल है, सॉलिसिटर जनरल की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। और भारत के राष्ट्रपति पद के चुनाव लड़ने के लिए उम्मीदवार को 15,000 रुपये की सुरक्षा राशि, ये तो सही है, 15,000 की जमा करवानी पड़ती है। बट सही है कि ये भारत के सॉलिसिटर जनरल? तो सॉलिसिटर जो जनरल होता है उसकी नियुक्ति कौन करता है? उसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा नहीं की जाती, उसकी नियुक्ति की जाती है मंत्रिमंडल की नियुक्ति द्वारा उसकी नियुक्ति की जाती है। ठीक है, जब मंत्रिमंडल नियुक्त होता है उसी टाइम पे सॉलिसिटर जनरल की नियुक्ति की जाती है। ठीक है, और सॉलिसिटर जनरल होता कौन है? दूसरा सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है। ठीक है, पहला कौन होता है? महान्यायवादी। ठीक है, और दूसरा सॉलिसिटर जनरल। ठीक है, तो याद रखेंगे। तो केवल सेकंड आ जाएगा। फिर देखेंगे सॉलिसिटर जनरल के बारे में। तो
देखो सॉलिसिटर जनरल कौन होता है, दूसरा उच्च सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है। नियुक्ति कौन करता है, मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति द्वारा की जाती है। अध्यक्ष होता है प्रधानमंत्री। वर्तमान कौन है सॉलिसिटर जनरल, तुषार मेहता। तो और महान्यायवादी कौन होते हैं, देश का सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है। नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। अनुच्छेद 76 के अंदर क्या है, भारत का महान्यायवादी के लिए लिखा गया है। और वर्तमान में क्या है, आर वेंकटरमणी। देखो इनका जो था नवंबर 2025 तक इनका कार्यकाल था। इनको पुनः कार्यकाल दे दिया गया है अब आगे नेक्स्ट। तो प्रथम कौन थे, MC सीतलवाड़, ठीक है। फिर आ जाते हैं महान्यायवादी के आर्टिकल्स पर। तो 76(1) में क्या लिखा हुआ है, भारत राष्ट्रपति द्वारा महान्यायवादी की नियुक्ति, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनने की योग्यता होनी चाहिए इसके पास। 76 के 2 में क्या है, कर्तव्य, कानूनी मामलों में भारत सरकार को सलाह देता है। 76 के 2 में इसकी क्या लिख सकते हैं, 76 के 2 में इसके लिखे गए हैं कर्तव्य। फिर आ जाते हैं आर्टिकल 76(3). तो महान्यायवादी को भारत के क्षेत्र के भीतर सभी न्यायालयों में सुनवाई का अधिकार है। तो महान्यायवादी को भारत के क्षेत्र के भीतर सभी न्यायालयों में सुनवाई का अधिकार है। अनुच्छेद 76 के 4 में क्या लिख रखा है, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण, यानी कि राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत क्या करता है, पद धारण करता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग महाधिवक्ता। महाधिवक्ता कौन होता है, राज्य का सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है महाधिवक्ता। अनुच्छेद 165 में इसका क्या है, देखो महान्यायवादी कितने में, 76 में। और इससे 89 क्या करेंगे, प्लस करेंगे ना। तो मतलब 89 प्लस कर देते हैं ना हम किसी भी, अगर राष्ट्र के में अगर 89 प्लस कर रहे हो तो वो राज्य का बन जाता है। अब देखो ये 76 में क्या था, महान्यायवादी, इसको 89 प्लस करेंगे तो 165 आ गया। और 165 में क्या है, राज्य का सर्वोच्च विधि अधिकारी कौन होता है, राज्य का सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है महाधिवक्ता। अनुच्छेद 165, ठीक है। राष्ट्रपति का चुनाव 50 प्रस्तावक, और देखो राष्ट्रपति का चुनाव में क्या होते हैं, 50 प्रस्तावक होते हैं और 50 अनुमोदक होते हैं, याद रखेंगे ये चीज़ भी, है ना। और जमानत राशि कितनी होती है, 15,000। चुनाव हारने पर राशि जब्त कर ली जाती है, ठीक है। कुछ बहुत ही बड़ी राशि है ये तो। फिर आ जाते हैं, देखो GST परिषद GST दरों पर बाध्यकारी सिफारिशें करती हैं। GST परिषद है वो GST दरों पर बाध्यकारी सिफारिशें करती है, पहला है। और सेकंड क्या है, अनुच्छेद 246A राज्यों को वस्तु और सेवाओं के अंतर्राज्यीय आपूर्ति पर कानून बनाने की अनुमति देखा। अभी हमने थोड़ी देर पहले ही फर्स्ट क्वेश्चन में सेकंड थर्ड क्वेश्चन में देखा था कि जो 46A है वो क्या देता है, राज्यों को वस्तु और सेवाओं के अंतर्राज्यीय आपूर्ति पर कानून बनाने की अनुमति देता है। तो ये सही है और पहला गलत है। GST परिषद पर दरों पर बाध्यकारी सिफारिशें करती है, ये गलत है। ये सिर्फ क्या करती है, करों को लागू करती है, दरों पर बाध्यकारी कोई सिफारिश नहीं करती है। तो आ जाते हैं हम लोग, केवल सेकंड सही हो जाएगा इसमें। 246A में क्या दे रखा है, GST के संबंध में संसद और राज्यों के विधानमंडल दोनों को विशेष विधायी शक्तियाँ प्रदान करता है। तो GST के संबंध में जो संसद और कौन सा 246A है वो GST के संबंध में संसद और राज्यों के विधानमंडलों दोनों को विशेष विधायी शक्तियाँ प्रदान करता है। और जो 246 है संघ और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन करता है, 246 याद रखेंगे हम ये भी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता BNSS, देखो BNSS का क्वेश्चन है ये, कि कौन सी धारा तलाशी और जब्ती कार्यों की वीडियो रिकॉर्डिंग अनिवार्य करती है। तो भारतीय जो नागरिक सुरक्षा संहिता BNSS है, इसकी कौन सी धारा है जो तलाशी और जब्ती कार्य की वीडियो रिकॉर्डिंग अनिवार्य करती है। तो धारा 105। तो देखो धारा 50 में क्या है, गिरफ्तारी की प्रक्रिया है, गिरफ्तारी की सूचना व्यक्ति को दी जाएगी, ठीक है। धारा 62 में क्या है, समन यानी बुलावा है, समन का प्रपत्र या तामील भेजनी है। फिर धारा 105 के अंदर क्या है, खोज एवं जब्ती, तो तलाशी और जब्ती की वीडियो रिकॉर्डिंग। एंड धारा 176 में क्या है, 176 में है मजिस्ट्रेट द्वारा पूछताछ, यानी कि मृत्यु, गुमशुदगी आदि के मामलों में जांच, ठीक है। फिर आ जाता है आर्टिकल 22। आर्टिकल 22 के अंदर क्या लिख रखा है कि कुछ मामलों में गिरफ्तार और नज़रबंदी के विरुद्ध संरक्षण सूचित किए जाने का अधिकार है, ठीक है, सूचित करना ही होगा आर्टिकल 22 के तहत। कानूनी व्यवसायी द्वारा बचाव किए जाने का अधिकार है, कानूनी व्यवसायी होगा, वकील होगा, वो क्या करेगा, बचाव कर सकते हो, उसके लिए क्या होगा, कानून आपको वकील देगा। 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किए जाने का अधिकार है, यानी कि 24 घंटे के अंदर आपको जिसको आपने गिरफ्तार किया है उसको मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना होगा। 24 घंटे के बाद रिहा किए जाने का अधिकार है, जब तक कि मजिस्ट्रेट हिरासत में रखने की अधिकृत ना करे तो आप उसको रिहा करना होगा 24 घंटे के भीतर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, अंतर्राज्यीय व्यापार कर
अनुच्छेद द्वारा प्रतिबंधित है जब तक कि संसद अन्यथा प्रावधान न करे। तो जो अंतर्राज्यीय व्यापार का जो कर है ना, अंतर्राज्यीय व्यापार कर, ये अनुच्छेद 286 है हमारा, उस द्वारा प्रतिबंधित है। कितना? 286 के द्वारा प्रतिबंधित है, जब तक कि संसद अन्यथा प्रावधान नहीं करे। जब तक कि संसद प्रावधान नहीं कर देती वो क्या रहेगा? प्रतिबंधित रहेगा। इसमें देखेंगे अनुच्छेद 286 में क्या है? कराधान पर प्रतिबंध है, मतलब अंतर्राज्यीय व्यापार पर कर प्रतिबंध। अनुच्छेद 269 केंद्र द्वारा लगाए गए कर, केंद्र द्वारा एकत्रित अंतर्राज्यीय व्यापार कर है, केंद्र द्वारा एकत्रित अंतर्राज्यीय व्यापार कर। अनुच्छेद 276 में क्या है? व्यवसायों पर कर है, वृत्ति कर जिसको बोलते हैं। और अनुच्छेद 294 में क्या है? संपत्ति का अधिकार 294 में आ गया था, 294। और किसके तहत? आर्टिकल 301 के तहत। ठीक है, समझ में आया? हाँ, फिर आ जाते हैं नेक्स्ट हम लोग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कथनों पर विचार करना है, तो कौन सा कथन है कि प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री दोनों ही अपने अपने सदन को भंग करने की सलाह दे सकते हैं। भंग कौन करता है? सबसे पहले मुझे ये बताएंगे कि भंग कौन करता है। भंग या तो राष्ट्रपति करेगा या फिर कौन करेगा? राज्यपाल करेगा। ठीक है, इधर उधर संघ में और इधर राज्य में। ठीक है, तो क्या है कि जो प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री दोनों ही अपने अपने सदन को भंग करने की सलाह दे सकते हैं। हाँ, दे सकते हैं, बिल्कुल दे सकते हैं, सही है। और संविधान के अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन की सिफारिश केवल प्रधानमंत्री ही कर सकता है। गलत है। क्यों गलत है? देखेंगे कि जो क्या है, पहले ये देख लेते हैं कि जो निम्न सदन होता है वो केंद्र में लोकसभा का होता है और राज्य में विधानसभा का होता है। उच्च सदन केंद्र में राज्यसभा का होता है और राज्य में विधान परिषद होता है। तो देखो अनुच्छेद 74 में क्या है कि जो अनुच्छेद 74 है उसमें लिख रखा है कि मंत्रिपरिषद राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देगी। राष्ट्रपति को कौन? मंत्रिपरिषद देगी। ठीक है, 42वां संविधान संशोधन क्या है कि सलाह को राष्ट्रपति पर बाध्यकारी बना दिया गया। ठीक है, जो 42वां संविधान संशोधन था वो सलाह को राष्ट्रपति पर बाध्यकारी बना दिया गया। जो 44वां संविधान संशोधन था, 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, उसके तहत क्या है? राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद से सलाह पर पुनर्विचार करने का अनुरोध कर सकता है। हालांकि पुनर्विचार के बाद अगर राष्ट्रपति को अंतिम सलाह दी जाती है अंततः, तो वो उसके अनुसार कार्य करना होगा। किसको? राष्ट्रपति को। फिर आते हैं अनुच्छेद 163। तो मंत्रिपरिषद राज्यपाल को सहायता और सलाह देगी। जो मंत्रिपरिषद है वो क्या करेगी? राज्यपाल को सहायता देगी और सलाह देगी। कौन? मंत्रिपरिषद, 163 में। ठीक है, ये राज्य से रिलेट हो गया। और मंत्रिपरिषद की सलाह राज्यपाल पर बाध्यकारी नहीं है। अब कथन सेकंड दे रखा है हमको कि 356 के तहत राष्ट्रपति शासन की सिफारिश राज्यपाल ही कर सकते हैं। कौन कर सकते हैं? राज्यपाल ही कर सकते हैं, प्रधानमंत्री नहीं करेगा। प्रधानमंत्री नहीं करेगा क्योंकि वो राष्ट्रपति शासन है। और राष्ट्रपति शासन है यानी कि राष्ट्रपति शासन यानी केंद्र के किसका शासन लगाना है? राष्ट्रपति का शासन लगाना है। तो वो एक राज्यपाल यानी गवर्नर ही उसकी क्या कर सकता है? अपील कर सकता है। कोई मुख्यमंत्री नहीं करेगा, कोई प्रधानमंत्री नहीं करेगा। समझ गए? तो ये होता है। फिर आ जाते हैं हम अनुच्छेद 356 समझ लेंगे पूरा। अनुच्छेद 356 के अंदर क्या है? राष्ट्रपति शासन है, राज्य आपातकाल, संवैधानिक आपातकाल। पहली बार 1951 में पंजाब के अंदर लगाया गया था। सर्वाधिक बार मणिपुर में 11 बार, जब सीएम कौन थे? युमनाम खेमचंद। ठीक है, मणिपुर के। और उत्तर प्रदेश में 10 बार। अब कौन है? युमनाम खेमचंद है, अब सीएम है जो। और उत्तर प्रदेश में 10 बार लग चुका है। ठीक है, याद रखेंगे ये चीज़ हम। इसको संवैधानिक आपातकाल भी बोलते हैं, राज्य आपातकाल भी बोलते हैं। अनुच्छेद 355 के अंदर क्या है? 355 क्या करता है कि जो बाह्य आक्रमण से प्रत्येक राज्य की रक्षा करना केंद्र का कर्तव्य है, ये 355 कहता है बाह्य आक्रमण से। और 365 क्या कहता है कि राष्ट्रपति को उस स्थिति में कुछ कार्रवाई करने का अधिकार देता है जब कोई राज्य सरकार केंद्र सरकार के निर्देशों का पालन नहीं करता है। तो उस स्थिति में राष्ट्रपति को उस स्थिति में कार्रवाई करने का अधिकार देता है जब राज्य सरकार क्या है? केंद्र सरकार के निर्देशों का पालन नहीं करता। अब इसमें क्या है कि समन पत्र और बुलावा देख लेते हैं। तो देखो इसमें दे रखा है कि समन और सत्र बुलाना। तो देखो केंद्र के अंदर तो राष्ट्रपति बुलाता है सत्र, राज्य के अंदर कौन बुलाता है? राज्यपाल बुलाता है। संसदीय सत्र 3 बार होते हैं साल में। पहला बजट सत्र होता है जो फरवरी से अप्रैल तक चलता है। दूसरा मानसून सत्र होता है जो जुलाई से अगस्त तक चलता है। और तीसरा होता है शीतकालीन सत्र जो दिसंबर में आयोजित होता है। सत्रों के बीच न्यूनतम अंतराल 6 महीने से अधिक का नहीं होना चाहिए और साल में न्यूनतम 2 सत्र तो होने ही चाहिए।
ठीक है। फिर आ जाते हैं सत्रावसान। तो देखो सत्रावसान कौन करता है? सत्र का समापन राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। विघटन कौन कर? वर्तमान में लोकसभा सत्र की औपचारिक समाप्ति राष्ट्रपति, मैंने बताया था ना, विघटन कौन कर सकता है? राष्ट्रपति, राष्ट्रपति द्वारा किया जा सकता है। स्थगन कौन कर सकता है? सत्र के भीतर अस्थायी विराम पीठासीन अधिकारी कर सकता है। ये याद रखना है। हम क्या सोचते हैं या तो प्रधानमंत्री करेगा या राष्ट्रपति, बट जो पीठासीन अधिकारी होता है ना, यानी पीठासीन अधिकारी कौन? लोकसभा के अध्यक्ष होते हैं, वो क्या करते हैं? सत्र के भीतर अस्थायी विराम कर सकते हैं कि स्थगित हो गया। राज्यसभा के अंदर, राज्यसभा कौन सा सदन होता है? स्थायी सदन, ठीक है। अनिश्चित काल के लिए स्थगन, तो अगले सत्र की तारीख तय किए बिना सत्र बैठक की समाप्ति सत्रावसान से ठीक पहले पीठासीन अधिकारी द्वारा की जाती है। फिर आ जाते हैं अनुच्छेद 100। अनुच्छेद 100 किस बारे में बताता है? तो देखो अनुच्छेद 100 बताता है सदनों में मतदान और गणपूर्ति। इसमें सिंपल है कि जब क्या है, मान लो कि सारे जितने भी वोट्स होते हैं वो बराबर इक्वल हो गए, मतलब दोनों साइड जो दोनों पार्टियाँ हैं, अपोजिशन और जो रूरल पार्टी है, तो उन रूरल पार्टी उनमें क्या है कि दोनों के बराबर वोट्स आ गए, तो फिर जो पीठासीन अधिकारी होता है उसका वोट मान्य होता है, उसके वोट से क्या होता है? निर्णय होता है। तो वो अधिकार है उसको आर्टिकल 100 के अनुसार सदनों में मतदान और गणपूर्ति के अनुसार, ठीक है। फिर आ जाते हैं हम भारतीय जो नागरिक, क्वेश्चन है भारतीय नागरिक जो सुरक्षा संहिता BNSS है किस पोर्टल के माध्यम से FIR तक पहुंच सुनिश्चित करती है? तो देखो पोर्टल का नाम है CCTNS। कौन सा है? CCTNS, अपराध और अपराधी ट्रैकिंग नेटवर्क सिस्टम। 2009 में शुरू किया गया था। 26/11 हमले के बाद, 26/11 का जो हमला हुआ था 26 नवंबर का, उसके बाद में 2009 में शुरू किया गया था। कौन सा? अपराध और अपराधी ट्रैकिंग नेटवर्क सिस्टम CCTNS, और राष्ट्रपति E-गवर्नेंस के अंतर्गत आता है ये योजना के अंतर्गत, ठीक है। फिर आ जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान अनुच्छेद 268, कौन सा? अनुच्छेद जो 268 है मुख्यतः किससे संबंधित है? किससे संबंधित है 268? संघ द्वारा लगाए जाने वाले राज्य द्वारा संग्रहित किए सेवा कर नहीं, ये तो 268 का है। 88वां संविधान संशोधन, राज्य द्वारा लगाया गया संग्रहित आयकर नहीं, केंद्र को है ये तो। स्टाम्प्स संघ शुल्क संघ द्वारा लगाया जाता है लेकिन राज्य द्वारा वसूला जाता है। जो स्टाम्प शुल्क होता है ना, वो संघ द्वारा लगाया जाता है और राज्य द्वारा वसूला जाता है। और जीएसटी का 2/3 पार्ट जो टैक्सेस का कौन लेती है? राज्य सरकार, और 1/3 कौन लेती है? केंद्र सरकार, याद रखेंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा आंसर? C, राज्य द्वारा औद्योगिक उत्पादों को वसूलने का उत्पाद शुल्क, ये भी नहीं है। तो 268 में क्या आ जाएगा? 268 में आ जाएगा जो स्टाम्प शुल्क संघ द्वारा लगाया जाता है लेकिन राज्य द्वारा वसूला जाता है। तो स्टाम्प शुल्क क्या होता है? प्रॉपर्टी के स्वामित्व के स्थानांतरण पर लगाया गया शुल्क। यानी अगर आप प्रॉपर्टी खरीद रहे हो या उसको रजिस्ट्रेशन करवा रहे हो या फिर उसको क्या करवा रहे हो? ट्रांसफ़र करवा रहे हो, तो क्या होगा? उसका जो भी शुल्क आएगा प्रॉपर्टी का वो स्टाम्प शुल्क बोलते हैं। उसको कौन वसूलती है? राज्य सरकार। अनुच्छेद 269 के अंदर क्या है? संघ द्वारा लगाए गए और वसूले गए कर लेकिन राज्य को सौंपे गए कर। जो 269 के अंदर है, जो संघ ने लगाए हैं कर और वसूले गए कर हैं लेकिन राज्यों को सौंपे गए हैं। वो संघ ने ही लगाए, संघ ने ही वसूले, लेकिन किसको सौंप दिए? राज्य को। 269 याद रखेंगे ये भी हम। फिर आ जाते हैं केंद्र राज्य संबंध। तो देखो केंद्र राज्य संबंध में क्या है? विधायी संबंध। ये किसके अंदर है? कौन से भाग के अंदर है ये केंद्र राज्य संबंध? तो देखो भाग 6 में ये दोनों, और ये वित्तीय संबंध भाग 12 के अंदर है 268 से 293। देखो अनुच्छेद 245 से 255 तक कौन सा है? विधायी संबंध है। प्रशासनिक कब है? देखो उसके 255 के तुरंत बाद 256 से 263, ठीक है। फिर वित्तीय है 263 के बाद 5 बढ़ा दो, 268 से 293 तक वित्तीय संबंध है, ठीक है। फिर आ जाता है कौन सा कथन भारत में विशेष श्रेणी राज्य? कौन सा कथन भारत में, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा जो कथन है भारत में विशेष श्रेणी राज्य के दर्जे और कानूनी और संस्थागत आधार पर सटीक वर्णन करता है? कौन सा है? कौन सा कथन है जो भारत के? तो कथन है कि इसका उल्लेख संविधान में नहीं है और इसे राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा प्रदान किया गया था। किसका? जो विशेष श्रेणी राज्य है, इसको कानूनी और संस्थागत आधार पर सटीक वर्णन क्या है कि विशेष श्रेणी राज्य के बारे में क्या कहेंगे कि ये राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा प्रदान किया गया था। संविधान में इसका कोई उल्लेख नहीं है विशेष श्रेणी राज्य का, ठीक है। अनुच्छेद 275 में देखेंगे, 275 में क्या लिख रखा है कि संघ द्वारा कुछ राज्यों को दिए जाने वाले अनुदान, संघ के राज्यों को कुछ अनुदान देती है, उसके बारे में 275 में है। भारत की समेकित निधि से दिया जाता है, ठीक है। कौन सी निधि से? समेकित निधि से। राष्ट्रीय विकास परिषद एक अध्यक्ष कौन होते हैं? प्रधानमंत्री राष्ट्रीय विकास परिषद के। गठन किया गया था इसका 1952 में अगस्त 6 को।
ठीक है, अगस्त 6 1952 में राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन किया गया था। और ये कौन सी गैर संवैधानिक निकाय है? एक गैर संवैधानिक निकाय कौन सी? नीति आयोग है, जिसके अध्यक्ष भी कौन होते हैं? प्रधानमंत्री होते हैं। ठीक है, फिर आ जाती है वित्त आयोग। वित्त आयोग अनुच्छेद 280 के अंदर वित्त आयोग है, एक अर्धन्यायिक निकाय है। ये भी संरचना क्या है इसकी? अध्यक्ष होते हैं और 4 सदस्य अलग होते हैं। देखो, प्रत्येक 5 वर्ष में राष्ट्रपति द्वारा गठित होती है वित्त आयोग, है ना। और सार्वजनिक मामलों में अनुभवी होती है, एक अध्यक्ष और 4 सदस्य होंगे इसके। ठीक है, प्रथम वित्त आयोग कब हुआ था? तो जो प्रथम वित्त आयोग है वो 1951 में किया गया था, KC नियोगी की अध्यक्षता में। फिर जो 16वां वित्त आयोग है वर्तमान में अरविंद पनघड़िया जो हैं उनको 2031 तक के लिए दिया गया है, 26 से 31 तक, याद रखेंगे ये चीज़। 26 से 31 तक उनको जो बनाया 2023 में ही गया था वित्त आयोग के लिए, लेकिन उनको जो कार्यकाल दिया गया 26 से 31 तक का दिया गया है। ठीक है, 14वां जो वित्त आयोग है YV रेड्डी, वो जो 14वां वित्त आयोग है YV रेड्डी जिसकी अध्यक्षता में किया गया था। और जो 15वां वित्त आयोग है NK सिंह, 2000 कब तक? 2025 तक के लिए NK सिंह का, है ना। 1 अप्रैल 2026 से 31 मार्च 2027 तक फाइनेंशियल ईयर होता है हमारा। सदस्य कौन कौन है हमारे? अब 16वें वित्त आयोग के तो अध्यक्ष तो अरविंद पनगड़िया है, सदस्य अजय नारायण झा, एनी जॉर्ज मैथ्यू, मनोज पांडा, सौम्या कांति घोष, रवि शंकर, और सचिव कौन है? RR पांडे। कौन है सचिव? RR पांडे। ठीक है, फिर आ जाते हैं 17th। तो 17th में क्या है कि राज्यसभा की स्वीकृति से संसद अखिल भारतीय सेवाओं का गठन कर सकती है। राज्यसभा की स्वीकृति से जो संसद है वो अखिल भारतीय सेवाओं का गठन कर सकती है। दूसरा है अनुच्छेद 312 में सुरक्षा सेवाओं को अखिल भारतीय सेवाओं भाग के रूप में उल्लेख किया गया है। तो क्या सही होगा? पहला ही सही है सिर्फ कि जो राज्यसभा है स्वीकृति के संसद को अखिल भारतीय सेवाओं को गठन कर सकती है, ये गलत है। अनुच्छेद 312 सुरक्षा सेवाओं को अखिल भारतीय सेवाओं के भाग के रूप में उल्लेख किया गया, नहीं, अखिल भारतीय सेवाओं के बारे में बताया गया है, जिसमें IAS है, IPS है, प्रशासनिक सेवा, इन सेवाओं को जो क्या है इंक्लूड किया गया है, ना कि सुरक्षा सेवाओं को। ठीक है, तो 312 के अंदर क्या है? अखिल भारतीय सेवाएं। तो क्या सही होगा? राज्यसभा की स्वीकृति से संसद अखिल भारतीय सेवाओं का गठन कर सकती है। किसकी स्वीकृति से? राज्यसभा की स्वीकृति से। अनुच्छेद 312 देखेंगे तो इसके अंदर भारतीय प्रशासनिक सेवा IAS है, भारतीय पुलिस सेवा IPS है, भारतीय वन सेवा IFOS यानी इंडियन फॉरेस्ट सर्विस है। नई अखिल भारतीय सेवा का सृजन, राज्यसभा में उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से क्या हो जाएगी? नई अखिल भारतीय सेवा का क्या हो जाएगा? गठन हो सकता है। फिर आ जाएंगे अनुच्छेद 262। जो अनुच्छेद 262 है संसद को नदी विवादों के लिए न्यायाधिकरण स्थापित करने का क्या कर देता है? अधिकार। ये सही है, 262 दे रहा है नदी विवादों पर। और ऐसे विवादों में सर्वोच्च न्यायालय को अपीलीय क्षेत्राधिकार प्राप्त है, ये गलत है। क्यों है उसको देखेंगे कि जो अंतर्राज्यीय नदी जल विवाद है उनका समाधान क्या है? अनुच्छेद 262 के तहत भारत नदी जल विवादों के समाधान के लिए एक अद्वितीय कानूनी ढांचा अपनाता है। ये ढांचा है वो। ठीक है, इस प्रक्रिया के तहत विवादों को मानक अदालतों से हटाकर संसद द्वारा गठित विशेष तदर्थ न्यायाधिकरण में भेजा जाता है। कौन कौन से हैं देखेंगे तो पहला कौन से में? पहला तो है संवैधानिक जनादेश है, अनुच्छेद 262, संसदीय कार्यवाही, न्यायाधिकरण का गठन, क्षेत्राधिकार का अपवर्जन, अपीलीय क्षेत्राधिकार पर रोक, सीमित कानूनी उपाय। तो ये सब क्या है? ये सब है तदर्थ न्यायाधिकरण। कौन से हैं? इनके समाधान है जल विवादों के समाधान। ठीक है, तो दूसरे में है कि संसदीय कार्यवाही कब होती है? जब अंतर्राज्यीय नदी जल विवाद अधिनियम 1956 को इस शक्ति का प्रयोग करने के लिए अधिनियमित किया गया था कि संसदीय कार्यवाही की जा सकती है। कौन से अधिनियम? अंतर्राष्ट्रीय नदी जल विवाद अधिनियम 1956 में। ठीक है, अब आ जाते हैं हम 131 आर्टिकल क्या कहता है। तो आर्टिकल नंबर 131 कहता है कि सर्वोच्च न्यायालय का मूल अधिकार क्षेत्र 131 के तहत है ना। तो इसलिए ये क्या था? एक सेकंड रुकेंगे। ऐसे विवादों में संसदीय कार्यवाही है, यहाँ पे कहीं भी आया सर्वोच्च न्यायालय की कार्यवाही? नहीं आई। तो इसलिए हमारा जो सेकंड वाला कथन था वो क्या हो गया? रॉन्ग हो गया। ठीक है, तो क्या है कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा मूल अधिकार क्षेत्र प्राप्त है 131 में, 132 में, 133 में और 134 में क्या दे रखा है? सर्वोच्च न्यायालय के अपीलीय क्षेत्राधिकार है। 132 में संवैधानिक मामलों में, 133 में दीवानी मामलों में और 134 में आपराधिक मामलों में। ठीक है,
135 के अंदर क्या है, संघीय न्यायालय की शक्तियाँ हैं। संघीय जो हमारा न्यायालय है उसकी सारी शक्तियाँ 135 में है। अनुच्छेद 136 में अपील के लिए विशेष अनुमति है, अपील के लिए विशेष अनुमति 136 में है। अनुच्छेद 137 में क्या है, निर्णयों की समीक्षा, निर्णयों की समीक्षा अनुच्छेद 137 में है। 142 में क्या है, अनुच्छेद 142 में सर्वोच्च न्यायालय पूर्ण न्याय के लिए कोई भी आदेश पारित कर सकता है, पूर्ण न्याय के लिए कोई भी आदेश पारित कर सकता है। समझ गए। फिर नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग भोपाल गैस त्रासदी। तो देखो भोपाल गैस त्रासदी हुई थी 1984 में। यूनियन कार्बाइड कारखाने से, जो यूनियन कार्बाइड का जो कारखाना था उससे मेथाइल आइसोसाइनाइट गैस का रिसाव हुआ था। कौन सी, मेथाइल आइसोसाइनाइट। और सुप्रीम कोर्ट ने एक सेकेंड, तो क्या थी, सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया था, केंद्र सरकार से पीड़ितों के लिए मुआवजा देने को कहा था। सुप्रीम कोर्ट ने जो केंद्र सरकार थी उससे पीड़ितों, जो भी पीड़ित हुए थे उनको मुआवजा देने के लिए कहा था। फिर आ जाते हैं नेक्स्ट, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संघवाद केंद्र की ओर झुका है। जो संघवाद है वो केंद्र की ओर झुका है, पहला, एंड केंद्र की ओर झुका हुआ है। और सेकंड है कि संविधान में जो संघीय शब्द है स्पष्ट रूप से प्रयोग किया गया है। देखो संघीय शब्द का, संघवाद का कोई उल्लेख नहीं है, हमारे जो संविधान है उसमें संघवाद या संघीय का कोई उल्लेख नहीं है, बट जो है ना केंद्र की ओर झुका हुआ है ये सही है, तो ये क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, तो आ जाते हैं अनुच्छेद 1 में हमारा। तो क्या है कि जो संघ और राज्य क्षेत्र, राज्यों का एक संघ होगा, अनुच्छेद 1 में दे रखा है कि जो हमारा देश, हमारा वो है देश है हमारा भारत, राज्यों का एक संघ होगा, यानी संघ और राज्य क्षेत्र है, यानी राज्यों का एक संघ होगा। संघ बनाने वाली इकाइयों के मध्य कोई समझौता नहीं है, कोई समझौता नहीं है, और उन्हें संघ से अलग होने का अधिकार नहीं है। अम्बेडकर जी ने ये कहा था। संघवाद का मतलब क्या होता है, संघवाद का मतलब है त्रिस्तरीय संघवाद है भारत के अंदर। त्रिस्तरीय यानी संघ, केंद्र, राज्य और स्थानीय निकाय। एकात्मक प्रवृत्ति के साथ संघात्मक व्यवस्था है और मजबूत केंद्र के साथ संघात्मक व्यवस्था है। एकात्मक प्रवृत्ति के साथ संघात्मक व्यवस्था है और मजबूत केंद्र के साथ संघात्मक व्यवस्था है, जो कहाँ से ली गई है, कहाँ से ली गई है, कनाडा से ली गई है। ठीक है, और कनाडा से क्या क्या लिया गया है, तो राज्यपालों की नियुक्ति कनाडा से ली गई है। केंद्र में निहित अवशिष्ट शक्तियाँ कनाडा से ली गई है। सर्वोच्च न्यायालय का सलाहकार क्षेत्राधिकार कनाडा से लिया गया है और संविधान के अर्धसंघीय प्रवृत्ति कनाडा से ली गई। मजबूत केंद्र के साथ संघात्मक व्यवस्था। ठीक है, फिर नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग संघीय व्यवस्था। तो देखो संघीय व्यवस्था क्या होती है, संघीय व्यवस्था मतलब है कि लिखित संविधान, संविधान की सर्वोच्चता, संघीय व्यवस्था है, लिखित संविधान है, संविधान की सर्वोच्चता है। जो मतलब हमको ब्रॉड लेवल पे लग रही है ना चीज़ें, वो सारी संघीय व्यवस्था में आ जाएंगी। लिखित संविधान, संविधान की सर्वोच्च, संविधान की ही कठोरता, न्यायपालिका भी, स्वतंत्रता, द्विसदनवाद और दोहरी सरकार, ये सब संघीय व्यवस्था है। बची कुछ सारी एकात्मक व्यवस्थाएं हो जाएंगी। तो एकात्मक विशेषताएं क्या क्या होंगी वो भी देख लेते हैं। तो एकात्मक में एकल चीज़ आएंगी, मतलब एकल संविधान, एकल नागरिकता, एकीकृत न्यायपालिका, अखिल भारतीय इंडिविजुअल सेवाएं, ठीक है, आपातकालीन प्रावधान है, ठीक है, केंद्र और राज्यपालों की नियुक्ति है। तो ये सारी क्या होगी, एकात्मक व्यवस्था हो जाएंगी। ठीक है, फिर आ जाते हैं हम लोग किन किनों ने भारतीय जो संविधान है उस पर टिप्पणी दी थी उनको देख लेते। तो अर्धसंघात्मक किसने कहा था, केसी वेयर ने। ठीक है, सहकारी संघवाद कहा था ग्रैनवेल ऑस्टिन ने। सौदेबाजी संघवाद कहा था मॉरिस जॉन्स ने। और जो केंद्रीकरण की प्रवृत्ति वाला संघवाद है वो कहा था आइवर जेनिंग्स ने। इंपॉर्टेंट, आइवर जेनिंग्स से पूछा गया है तो इसको याद रख लेंगे। नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन कि जो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता BNSS है उसके तहत मामूली अपराधों में डिफ़ॉल्ट जमानत की अवधि कितनी है। जो मामूली अपराध होते हैं उनमें जो डिफ़ॉल्ट जमानत की अवधि कितनी है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता BNSS के तहत। तो देखो 60 दिन होती है। कितनी होती है, 60 दिन, 10 साल के कम की जेल। किसमें, मामूली अपराध है उनमें डिफ़ॉल्ट जमानत की अवधि 60 दिन में आपको जमानत मिल सकती है, 10 साल से कम की जेल में, है ना। अगर 10 साल से कम की आपको जेल है तो जघन्य अपराध अगर हो गया 10 साल से अधिक जेल तो आपको 90 दिन की जमानत, 90 दिन की जमानत अवधि मिल सकती है। ठीक है, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 दंड प्रक्रिया संहिता 1973 के स्थान पर। तो भारतीय जो नागरिक सुरक्षा संहिता हम 2023 लेके आए, दंड प्रक्रिया संहिता थी 1973 में, उसके स्थान पर उसी के हिसाब से हमारे BNSS जो कानून है वो सारे इसी सुरक्षा संहिता के अकॉर्डिंग चलते हैं। ठीक है, फिर आते हैं प्रक्रियात्मक कानून। आपराधिक प्रक्रिया होती है। ठीक है, उद्देश्य क्या है, त्वरित न्याय, पारदर्शिता। कुल अनुभाग कितने, 531 धाराएं हैं टोटल, कुल अध्याय 37 है और प्रवर्तन की तिथि क्या थी, 1 जुलाई 2024। फिर आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि जो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट आया था उसमें देखो 1783 में कौन सा आया था, 83 या 83 कौन सा आया था, चार्टर। 1983 आया था क्या,
1993 था। कौन सा था बताओ, कौन सा था? 1793 या 1783? तो 1793 था चार्टर एक्ट, ठीक है। तो चार्टर एक्ट था। और यहाँ पे किसके बारे में बात कर रहे हैं? एक सेकंड रुको, नीचे रह गया वो। यहाँ पर किसके बारे में बात की जा रही है? 1773 रेगुलेटिंग एक्ट ने मुख्य रूप से किस कंपनी के प्रशासन में किन दो अलग अलग क्षेत्रों में परिवर्तन पेश किए? तो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट था, उसको देखेंगे जो क्षेत्रीय स्तर पर कंपनी का संविधान और भारत में प्रादेशिक नियंत्रण। क्षेत्रीय स्तर पर कंपनी का संविधान आ गया था और भारत में जो प्रादेशिक नियंत्रण था, दोनों में क्या हुआ था? कंपनी ने क्या किया था? परिवर्तन पेश किए थे। तो 1773 पूरा देख लेते हैं रेगुलेटिंग एक्ट के अंदर क्या क्या हुआ था। तो देखो, बंगाल के जो गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल में परिवर्तित किया गया। जो गवर्नर था उसको क्या बना दिया? गवर्नर जनरल। अधिक शक्ति दी गई। गवर्नर जनरल की सहायता के लिए 4 सदस्यों की कार्यकारी परिषद का गठन किया गया। कितनी? 4 सदस्यों की कार्यकारी परिषद का गठन किया गया। प्रथम गवर्नर जनरल थे वॉरेन हेस्टिंग्स। बम्बई और मद्रास प्रेसिडेंसी का बंगाल के अधीन कर दिया गया। जो बम्बई और मद्रास जो प्रेसिडेंसी थी उसको बंगाल के अधीन कर दिया गया, ठीक है। कलकत्ता में जो सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई 1774 में, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एक मुख्य न्यायाधीश, 3 अन्य न्यायाधीश बनाए वहाँ पे अपॉइंट किए गए। और इसने जो एक्ट आया था 1773 रेगुलेटिंग एक्ट, इसने नौकरों को भारतीयों से कोई रिश्वत या उपहार लेने पर रोक लगा दी। जो नौकर थे उन्होंने भारतीयों से कोई रिश्वत या उपहार लेने से रोक लगा दी। और जो निदेशक मंडल था, वाणिज्यिक कार्यों को प्रबंधन करने के लिए जो निदेशक मंडल था, अपने राजस्व, नागरिक और सैन्य मामलों को रिपोर्ट देगा निदेशक मंडल। ये सारे परिवर्तन हुए थे। और जो बंगाल के जो अंतिम अंतिम गवर्नर और बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल, क्योंकि गवर्नर से क्या हुआ था? गवर्नर जनरल कौन थे? वॉरेन हेस्टिंग्स। कौन थे? 1773 रेगुलेटिंग एक्ट के टाइम पे वॉरेन हेस्टिंग्स, याद रखेंगे ये भी। और 93 के टाइम पे कौन थे? लॉर्ड कॉर्नवालिस, याद रखेंगे ये भी हम। फिर देखेंगे कि जो स्वतंत्रता पूर्व कलकत्ता के प्रथम न्यायाधीश कौन थे? इलीजा इम्पे। कौन थे? इलीजा इम्पे। स्वतंत्रता पश्चात भारत के प्रथम न्यायाधीश कौन थे? न्यायमूर्ति हरिलाल कन्या। न्यायमूर्ति हरिलाल कन्या कौन थे? स्वतंत्रता के पश्चात भारत के प्रथम न्यायाधीश थे। और स्वतंत्रता पूर्व कलकत्ता के प्रथम न्यायाधीश कौन थे? इलीजा इम्पे। फिर आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, कि जो समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 के अंदर दिया हुआ है, उसके अंदर एक सीमा है उचित वर्गीकरण। एक सीमा के रूप में उचित वर्गीकरण की अवधारणा किस मामले में स्थापित की गई थी? तो पश्चिम बंगाल बनाम जो अनवर अली सरकार हुआ था, उसके बाद क्या हुआ था कि उचित वर्गीकरण की अवधारणा दी गई थी। और वो मामला था, उसको देखेंगे कि देखो, पहले होता केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य का 1793 में हुआ। बुनियादी संरचना सिद्धांत। संसद संविधान में क्या करेगा? संविधान संशोधन कर सकती है संविधान में, लेकिन मूल संरचना को नष्ट नहीं कर सकती। ये हुआ था कि देखो, ये है ना, ये जो पॉइंट है ये कहाँ का है? ये कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट जो चैप्टर है उसके अंदर का है। तो जो उसमें देखो, उसमें हमारे जो परमार सर ने कराया उसमें लिख रखा है, क्लियरली लिख रखा है, केशवानंद भारती मामले केरल राज्य का हुआ था। उसमें क्या हुआ था, उनका ये था कि संविधान में संशोधन कर सकती है, बट जो मूल संरचना है और उसको नष्ट नहीं कर सकती है। मूल संरचना में कौन कौन सी है? मूल संरचना में जैसे प्रस्तावना हो गई, है ना, और न्याय के आदर्श हो गए। ये जितनी भी मूल संरचना है इनमें संशोधन नहीं करेगी कौन? संसद, ठीक है। पश्चिम बंगाल राज्य बनाम कौन था? अनवर अली जो सरकार थी उसका कौन से में आया था? 1952 में जो ये आया था। इसके आया था कानून के समक्ष समानता, अनुच्छेद 14। तो देखो, 2 वर्ड होता है, कानून के समक्ष समानता और समान कानूनों का समान संरक्षण। तो मनमानी वर्गीकरण अनुच्छेद 14 का उल्लंघन करता है। जो मनमानी आप वर्गीकरण कर रहे हो वो अनुच्छेद 14 का क्या कर देगा? उल्लंघन कर देगा। और वो क्या है? अनुच्छेद 14 में क्या है? समानता का अधिकार है, ठीक है। मेनका गांधी बनाम भारत संघ का जो मामला था बहुत इंपॉर्टेंट, 1978 में आया था। उचित प्रक्रिया अनुच्छेद 21 में। अनुच्छेद 21 यानी जीवन और अभिव्यक्तिक स्वतंत्रता के अधिकार का विस्तारित दायरा। इसका क्या है? जो दायरा बढ़ा दिया। और ये कहाँ से लिया गया? जापान के संविधान से लिया गया, याद रखेंगे। अनुच्छेद जो 21 है वो जापान के संविधान से ली गई है। और इसका क्या है? इसका जो दायरा है वो बढ़ा दिया, ठीक है, 1978, ठीक है। फिर आते हैं गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य एंड अन्य का मामला। तो गोलकनाथ बनाम जो पंजाब राज्य और अन्य का मामला था 1967 में। मौलिक अधिकार संरक्षण क्या था? कि मौलिक अधिकारों का संरक्षण। तो संसद मौलिक अधिकारों में संशोधन नहीं कर सकती, बाद में संशोधन कर सकती। बाद में क्या हो गया? संशोधन कर सकती है। स्टार्टिंग क्या था? मौलिक अधिकारों में कोई संशोधन नहीं कर सकती है, ठीक है।
फिर आ जाते हैं 24वां संशोधन कौन सा है, 1971, 24th में। इसमें क्या है कि संसद मौलिक अधिकारों में संशोधन कर सकती है, इसके बाद ये आ गया। फिर 25वां संशोधन आया उसी 1971 में। इसमें कौन सा जोड़ा, अनुच्छेद 31C जोड़ा। 31C के तहत क्या है कि देखो ये जो 25वां संशोधन था 1971, इसमें क्या था कि जो अनुच्छेद 39B और C थे में निहित निर्देशक सिद्धांत को प्रभावी बनाने के लिए बनाया गया था। उसमें कोई भी कानून अनुच्छेद 14, 19, 31 के तहत गारंटीकृत अधिकारों के उल्लंघन के आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती। फिर आ जाते हैं नेक्स्ट है कि जो मिनर्वा मिल्स जो मामला था, उसमें भारत का संविधान मौलिक अधिकारों और राजनीति निर्देशक सिद्धांतों के बीच संतुलन के आधार पर स्थापित है। मिनर्वा मिल्स मामला था, उसमें भारत का संविधान मौलिक अधिकारों और राजनीति के निर्देशक सिद्धांतों के बीच संतुलन के आधार पर स्थापित है। 26वां संविधान संशोधन 1971 में क्या है, रियासतों के पूर्व शासकों को दिए गए निजी अनुदानों एवं विशेषाधिकारों को समाप्त किया गया। क्या किया गया, समाप्त कर दिया गया। 26वां संशोधन 1971 के तहत रियासतों के जो पूर्व शासक थे उनमें दिए गए निजी अनुदान और विशेषाधिकारों को समाप्त कर दिया गया था 26वां संविधान संशोधन 1971 के तहत। और मिनर्वा मिल्स केस को याद रखेंगे तो जो भारत का संविधान मौलिक अधिकारों और राज्य नीति निर्देशक सिद्धांतों के बीच जो संतुलन है उसको आधार स्थापित किया इसने, ठीक है। अनुच्छेद 14 के अंदर हमको पता है समानता का अधिकार है। समानता का अधिकार में क्या है, कानून के समक्ष समानता और कानूनों का समान संरक्षण, दोनों डिफरेंट है। जो कानून के समक्ष समानता है ये ब्रिटेन से ली गई अवधारणा है, नकारात्मक अवधारणा है, नेगेटिव। और जो कानूनों का समान संरक्षण है ये अमेरिका से ली गई है, सकारात्मक अवधारणा है। कानून के तहत समान के साथ समान एक जैसा व्यवहार करना चाहिए, समान के साथ एक जैसा व्यवहार। और इसके तहत क्या है कि कानून की नज़र में सभी के साथ समान व्यवहार करना चाहिए। ये कौन सी है, ब्रिटेन से ली गई है। दोनों को याद रखेंगे, पूछ सकता है कभी भी। फिर आया था कि AK गोपालन मामला आया था 1950 में। तो AK गोपालन मामला 1950 में आया। इसमें क्या था, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के अनुच्छेद 21 के बारे में संकीर्ण दृष्टिकोण अपनाया था भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने। तो और फैसला सुनाया कि ये कानून की उचित प्रक्रिया की गारंटी नहीं देता, ठीक है। फिर आया ADM जबलपुर मामला। तो ADM जबलपुर मामले में क्या है, आपातकाल के दौरान जीवन और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जो अनुच्छेद 21 के अंदर है को निलंबित नहीं किया जा सकता अनुच्छेद 21 को। फिर मेनका गांधी मामला आया 1967 में। और इसके तहत क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने गोपालन मामले के फैसले को पलट दिया और जो अनुच्छेद 21 पर व्यापक रुख अपनाया और कहा कानून की उचित प्रक्रिया की शुरुआत की। और कौन से ऐसे जो अनुच्छेद है वो आपातकाल के दौरान निलंबित नहीं किए जा सकते, तो वो दो ही है, 20 और 21, ठीक है। समझ गए, ये निलंबित नहीं किए जा सकते। और देखो निलंबित तो और बाकी भी जो अगर मान लो अगर राष्ट्रपति या राष्ट्रीय आपातकाल लगता है, राष्ट्रपति शासन लगता है, तो उसमें जो ये बाकी जो रहते हैं ना मौलिक अधिकार, ये न्यायालय में वो क्या होगा, प्रवर्तनीय नहीं होंगे। ये लागू तो रहेंगे पर न्यायालय में प्रवर्तनीय नहीं होंगे। लेकिन जो 20-21 है इनको निलंबित नहीं किया सकता, ये प्रवर्तनीय भी रहेंगे और कैसे रहेंगे, जारी भी रहेंगे, ठीक है। संसद में वह प्रथा जिससे अनुदानों की मांग पर चर्चा के लिए समय सीमा बीत जाने के बाद मतदान कराया जाता है, उसे क्या कहा जाता है। मान लो अनुदान की मांग करनी है चर्चा के लिए और उसमें समय सीमा बीत गई और मतदान कराया जाना है, तो उसे क्या कहेंगे, उसको बोलते हैं गिलोटिन। क्या बोलते हैं, गिलोटिन। अब इसमें देखते हैं क्या क्या प्रस्ताव रहते हैं। तो पहला है कटौती प्रस्ताव। तो अनुदान की जो मांगे होती है, अनुदान की मांगों पर मतदान के दौरान जो पेश किए जाते हैं उसको बोलते हैं कटौती प्रस्ताव। क्या क्या मतदान पेश किए जाते हैं, तो 3 होते हैं टोटल। पहला है नीतिगत कटौती। सरकार की नीति को आलोचना करने के लिए राशि को घटाकर 1 रुपये कम कर दिया जाता है। 1 रुपये कर दिया जाता है, यानी कि सरकार की जो नीति की आलोचना करने के लिए राशि को घटाकर 1 रुपये कर दिया जाता है, घटाकर 1 रुपये। फिर आता है मितव्ययिता कटौती। बचत दर्शाने के लिए एक निर्दिष्ट राशि कम करना। अगर हमको बचत दर्शाती है तो एक निर्दिष्ट राशि को हम क्या कर देते, कम कर देते। सांकेतिक कटौती, एक विशिष्ट शिकायत दर्ज करने के लिए 100 रुपये कम करना। एक विशिष्ट जो शिकायत है उसको दर्ज करने के लिए 100 रुपये क्या कर देंगे, कम कर देंगे, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है अनुच्छेद 114। तो अनुच्छेद 114 में क्या है, विनियोग विधेयक। क्या है, विनियोग विधेयक। तो आदेश का बिंदु क्या है, पॉइंट ऑफ ऑर्डर है। इसमें किसी भी प्रकार की चर्चा अनुमति नहीं है, ठीक है। अनुच्छेद 114 के अंदर क्या है, विनियोग विधेयक है। आदेश का बिंदु क्या है इसके अंदर, कि संसद के नियमों प्रक्रिया को पालन न होने पर मुद्दा उठाया जाता है। आदेश का बिंदु पॉइंट ऑफ ऑर्डर यही है कि अगर संसद के नियम और प्रक्रियाओं का पालन नहीं हो रहा है तो मुद्दा उठाया जाएगा और किसी भी प्रकार की इसमें चर्चा की अनुमति नहीं होती है। ये सिर्फ पॉइंट है जो उठाया जा सकता है, ठीक है, कोई चर्चा नहीं होगी इस पर। प्रस्ताव कौन कौन से होते हैं, देखो एक तो होता है निंदा प्रस्ताव और एक होता है अविश्वास प्रस्ताव। अनकॉन्फिडेंट मोशन होता है एक होता है निंदा यानी कंटेम्प्ट, ठीक है, कंटेम्प्ट मोशन, कंटेम्प्ट
क्या बोलते हैं, प्रस्ताव ही बोल दो, अविश्वास प्रस्ताव होता है, ठीक है। ठीक है, तो इसमें क्या रहता है, निंदा में तो क्या रहता है, व्यक्तिगत मंत्री कोई भी होगा वो क्या करेगा, या पूरी मंत्रिपरिषद क्या करेगी, खड़े होकर क्या करेगी, बताएगी उसको कि इस, और उसका कारण भी बताना उचित है। और पास हो गया तो सरकार को क्या करना पड़ता है, इस्तीफा देना पड़ता है। अगर पास हो गया तो कारण बताना पड़ता है। इसमें अविश्वास प्रस्ताव में कोई कारण नहीं बताना है, पूरी मंत्रिपरिषद कर सकती है ना। और 50 सदस्य होते हैं, पारित होने पर सरकार को इस्तीफा देना। 50 सदस्य अगर हाँ कर देंगे तो क्या होगा, पूरी जो क्या है संसद, वो सरकार है, उसको क्या देना पड़ेगा, इस्तीफा देना पड़ेगा, ठीक है। फिर आते हैं नेक्स्ट 24। तो 24 के अंदर क्या है, क्वेश्चन दे रखा है कि प्रथम विश्व युद्ध के दौरान भारत रक्षा अधिनियम 1915 आया था कि कार्यपालिका को क्या करने का अधिकार दिया था, तो निवारक निरोध को मंजूरी दी थी। क्या दी थी, निवारक निरोध को मंजूरी, अधिनियम भारत रक्षा अधिनियम 1915 ने, ठीक है। तो निवारक निरोध को मंजूरी दी थी। तो इसमें देखते हैं कि जो गदर पार्टी थी 1913, कामागाटा मारू कांड 1914 और रोलेक्ट अधिनियम 1919, ये तीनों क्या किए गए थे, इसमें इंट्रोड्यूस किए गए थे। गदर पार्टी 1913, गाटा मारू कांड 1914 और रोलेक्ट अधिनियम 1919। प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1918 तक हुआ था, ठीक है, याद रखेंगे ये चीज़। तो उस टाइम पे क्या था कि जो 1915 अधिनियम इसीलिए आया था कि निवारक निरोध को मंजूरी दी थी उस टाइम पे। अनुच्छेद 22 में क्या है, देखो, कुछ मामलों में गिरफ्तारी और नज़रबंदी के विरुद्ध में संरक्षण है, उसको बोलते हैं निरोध है। क्या है, निरोध। और इसमें क्या किस किस चीज़ का निरोध है कि एक तो है दंडात्मक निरोध, यानी अपराध किए जाने के बाद दंडात्मक निरोध है, एक है निवारक निरोध। भविष्य में संभावित, यानी अगर आपने अपराध कर दिया तो आपको क्या गिरफ्तार किया जा सकता है, नज़रबंद किया जा सकता है, दंडात्मक निरोध। दूसरा है निवारक निरोध, भविष्य में संभावित अपराध को रोकने के लिए यह निरोध 3 महीने से अधिक नहीं हो सकता, यानी कि आप 3 महीने तक ही किसी को क्या कर सकते हो, गिरफ्तार कर सकते हो भविष्य में संभावित अपराध को रोकने के लिए, जब तक कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को सलाहकार बोर्ड विस्तारित मंजूरी न दे तब तक, ठीक है। फिर आ जाते हैं नेक्स्ट टर्म। तो क्या है कि हमको नेक्स्ट दे रखा है, जो प्रत्यायोजित कानून है प्रशासनिक अधिकारी द्वारा बनाया जाता है, और सेकंड है इसे न्यायालयों में चुनौती नहीं दी जा सकती। तो ये तो गलत है, न्यायालयों में चुनौती इसको दी जा सकती है, बट हाँ ये किसके द्वारा बनाया जाता है, प्रत्यायोजित कानून प्रशासनिक अधिकारी द्वारा बनाया जाता है। जो प्रत्यायोजित कानून होता है उसको प्रशासनिक अधिकारी द्वारा बनाया जाता है। तो देखेंगे सरकार के अंग, देखो अब इसमें डिटेल समझ लेते हैं थोड़ा। तो देखो सरकार के अंग 3 होते हैं, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। विधायिका यानी कानून बनाना, कार्यपालिका यानी कानून लागू करना, न्यायपालिका समीक्षा करना, उसको देखना। भारत में शक्तियों का पृथक्करण है, शक्तियों का सरल सख्त पृथक्करण नहीं है, ये यूएसए में, बट यहाँ नहीं है सख्त पृथक्करण, ठीक है। और जो आपने देखा कि जो प्रशासनिक, जो प्रत्यायोजित कानून है वो प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा बनाए जा सकते हैं, तो सही है। तो इसमें इसलिए आंसर आ जाएगा केवल एक, इसको याद रख लेंगे। अब देखो क्वेश्चन हमको नेक्स्ट दे रखा है, कथन है कि पुलिस अधिकारी को दिया गया इकबालिया बयान न्यायालय में स्वीकार्य नहीं है। यानी पुलिस अधिकारी को जो हमने इकबालिया बयान दिया है वो न्यायालय में स्वीकार्य नहीं है। क्यों नहीं है, और क्या है कि क्यों नहीं है, उसका रीज़न क्या है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 23 इकबालिया बयान में स्वैच्छिकता के सिद्धांत को बरकरार रखती है। यानी इकबालिया बयान है उसमें स्वैच्छिकता के सिद्धांत को क्या रखेगी, बरकरार रखती है। तो ए और आर दोनों सत्य है, सही व्याख्या है, मतलब कि पुलिस अधिकारी को जो इकबालिया जो बयान दिया गया है न्यायालय में स्वीकार्य नहीं होगा। और जो साक्ष्य अधिनियम कौन सा है, धारा जो क्या है 223 दे रखा है, उसमें इकबालिया बयान है, उसमें स्वैच्छिकता का जो सिद्धांत है उसको बरकरार रखती है। मतलब कि आप स्वैच्छिक रूप से या तो दे सकते हो बयान न्यायालय में, नहीं दे सकते तो जरूरी नहीं है पुलिस अधिकारी को दे दिया तो वो स्वीकार्य होगा, ठीक है। तो इसी के साथ गाइस आज का जो हमारा PYQ सीरीज़ का जो पॉलिटी का जो पहला चैप्टर था, पहली जो क्लास थी पॉलिटी की, वो कंप्लीट हो चुकी है। मैंने कंप्लीट आपको एक्सप्लेनेशन दिया है, कंप्लीट आपका इससे रिवीजन हो जाएगा। और इसके बाद हर एक क्लास को हम इसी तरीके से रिवाइज करते रहेंगे। जितने भी हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हैं सारे इससे जुड़े रहना। और अगर आपको डीप में पढ़नी है चीज़ें, अगर अभी काफ़ी टाइम है, देखो 1-1.5 महीने के समथिंग है, अगर आप चाहते हो कि पॉलिटी पढ़ना, तो मैंने अब पॉलिटी की लेक्चर्स अपलोड किए हुए हैं अपने चैनल पे, तो आप वहाँ जाके देख सकते हैं। वहाँ सारी 4 पॉइंटों के और कम टाइम में देखो पूरे चीज़ें समझाई हुई है, तो आप जाके प्रेफर कर सकते हैं उसको। आज के लिए इतना ही, बाकी करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर हाँ आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब कर देना फॉर अपकमिंग वीडियोज़।